नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। और आज हमने लगभग 9 नेता कंप्लीट किए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और आज हम अंतिम नेता कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और सुभाष चंद्र बोस या सुभाष बाबू इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो न सिर्फ एक नेता के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान है, अपितु एक सेना नायक के तौर पर भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है अपने भारतीय आजादी में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो दोनों उसके कंट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के हैं। आज हम जो है बात करेंगे इनके नेता के तौर पर क्या रोल रहे हैं अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। कल अपन बात करेंगे एक सैनिक के रूप में सुभाष चंद्र बोस का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो कल अपन इंडियन नेशनल आर्मी जो थी INA, उसके योगदान पर बात करेंगे और सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उसमें। और आज हम बात करते हैं इन्होंने जो भारतीय क्षेत्र में राजनीति की है और राजनीतिक नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, उन पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उन पर अपन सुभाष बाबू के बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आपसे अगर एक बात कहें, अगर आपको हमने जो 10 लीडर पढ़े हैं उनमें से 3 पिक करने हो ना टॉप, जिनमें से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है, तो उन टॉप 3 में इनका नाम अवश्य आएगा। ठीक है, इनका नाम आप याद रख लेना। बाल गंगाधर तिलक से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है और एक VD सावरकर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 नाम आप डेफिनेटली याद रख लेना। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और अच्छी खासी संभावनाएं हैं कि VD सावरकर से आपके या तो प्रश्न आ जाए, या तिलक से आ जाए, या फिर अपने सुभाष बाबू से आ जाए। ठीक है, तो अपन तीनों के अपन दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज सुभाष बाबू के बारे में अपन बातचीत करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इनका आरंभिक जीवन। ठीक है, 23 जनवरी इनका जो दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष दिवस। ठीक है, और सुभाष जयंती जिसको बोलते हैं। 1897 में इनका जन्म होता है, कटक उड़ीसा में होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे डिटेल में शेयर किया था कि जो उस समय बंगाल प्रांत हुआ करता था, उसमें न सिर्फ आज का बंगाल और बांग्लादेश शामिल था, अपितु उसके अलावा उड़ीसा वाला क्षेत्र अपना पूरा, बिहार वाला क्षेत्र और आसाम का भी बहुत सारा हिस्सा जो है उस समय अपने बंगाल, संयुक्त बंगाल में आया करता था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो आसाम वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कटक क्षेत्र उस समय संयुक्त बंगाल का प्रांत का पार्ट था। ठीक है, तो इस वजह से उनका जन्म हुआ है संयुक्त बंगाल में, और वो क्षेत्र जहां इनका जन्म हुआ है वो था कटक क्षेत्र। ठीक है, कटक में इनके पिताजी बहुत फेमस वकील हुआ करते थे, उनका नाम था जानकीनाथ बोस। ठीक है, जानकीनाथ बहुत धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत मतलब एक तरीके से आप ये मानो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो जानकीनाथ बोस का जो कंट्रीब्यूशन है वो न सिर्फ एक वकील के तौर पे कंट्रीब्यूशन है, ये एक विधानसभा के सदस्य भी थे उस समय, बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे जानकीनाथ बोस, और बंगाल विधानसभा में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, तो बंगाल विधानसभा में ये एक सदस्य थे, और इनके जो कार्य थे, है ना, इनकी वजह से इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इनका कंट्रीब्यूशन था। बट ये एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं कि ये कितने समृद्ध परिवार से आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके पिताजी को राय बहादुर की उपाधि मिली हुई है ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, ये वही राय बहादुर की उपाधि है जो जब असहयोग आंदोलन के समय और बहुत सारे जो आंदोलन शुरू हुए थे और रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था, उस समय बहुत सारे जो बड़े बड़े अपने नेता हैं, अपने बजाज जी हैं, वो सब ये राय बहादुर की उपाधि त्याग देंगे। ये इतनी बड़ी उपाधि थी, तो उस समय जानकीनाथ बोस को ये उपाधि मिली हुई थी। और इनकी माताजी का नाम जो था वो प्रभावती बोस था। इसका मतलब ये बड़े अच्छे परिवार से संबंधित रखते थे, ताल्लुक रखते थे। टोटल 14 पुत्र पुत्रियां थी इनके पिताजी माताजी से, और 14 भाई बहन थे ये लोग। और 14 भाई बहन में इनके जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े भाई थे शरद चंद्र, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे शरद चंद्र, और शरद चंद्र से प्रभावित थे अपने सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना कि सुभाष बाबू पर सर्वाधिक जो प्रभाव है उनका किसका है, वो है अपने शरद चंद्र बोस का। ठीक है, शरद चंद्र बोस इनके बड़े भैया हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित है, लेकिन शरद चंद्र बोस से जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब शुरुआती जो इनकी आरंभिक जो शिक्षा है ना, वो हो रही है अपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय इनका एडमिशन हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। मैंने आपको बताया टॉप की कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाता है। और ये जो है वहां पर एक छात्र आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने भी जो है अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया और छात्रों को संगठित करने का प्रयास किया। इस वजह से जो है जो प्रशासन था वहां का, कॉलेज का और प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रशासन, उनकी नजरों में आ जाते हैं और उन्होंने जो है इनको 1 साल के लिए इसको रेस्ट्रिगेट कर देते हैं।
तो उस समय दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे, कहां से? अपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। और जब इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में, फिर सामान्य कॉलेज में इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। और इस तरीके से जब इन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया तो पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, ये मैं सिर्फ इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि पढ़ने में बहुत मेधावी व्यक्ति थे, है ना, बहुत तीव्र थे। तो प्रखर मेधावी व्यक्ति है, बीए दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। 1919 में इनकी बीए कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है बिकॉज लगभग 19 साल के, और यानी कि 20-21 साल के अवस्था होने को आ गई, और 21 साल में इनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है आईसीएस परीक्षा। अब ये आप, इनके पिताजी ने इनको सुझाव दिया कि आप जो है तीव्र है, मेधावी हैं, अब आपको क्या देना चाहिए? आईसीएस का एग्जाम देना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय चलती थी, जैसे आज आईएएस चलता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस समय सिविल सर्विसेज कही जाती थी। तो इंडियन सिविल सर्विसेज चलती थी, और पिताजी ने बोल दिया कि आपको आईसीएस का एग्जाम देना है। एक उहापोह थी कि मैं आईसीएस का एग्जाम दूं नहीं दूं, क्योंकि उस समय जो है आईसीएस एग्जाम भारत में नहीं होता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था उस समय आईसीएस एग्जाम देने। ठीक है, तो ये उहापोह की स्थिति को जो है, इसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मेरे को आप सोचने विचारने के लिए 24 आवर्स तो दें कम से कम। ठीक है, इनके पिताजी चाहते थे कि तुरंत डिसीजन ले और तुरंत जो है इस सेवा में आ जाए, है ना, ताकि इनमें जो है ये पोटेंशियल जो है वो भारतीयों को और अच्छे से जो है सेवा के रूप में ये प्रदान कर सके, ऐसा इनके पिताजी का मानना था। और इनका मानना था कि भाई मैं राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ूं और सीधा जो है प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार से जो है आंख से आंख मिलाकर जो है उनका प्रतिरोध करूं, उनकी नीतियों की खिलाफत करूं। तो ये ऐसा इन दोनों बाप बेटों में जो है ये एक मन मुटाव चल रहा था। लेकिन इन्होंने अपने पिताजी की बात रखी, और इनके पिताजी के कहने पर जो है इन्होंने आईसीएस के एग्जाम को देने का जो उनका सुझाव था उन पर कार्य किया, और 24 घंटों में उनका डिसीजन हाँ में कर दिया कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। अब वहां पे एग्जाम देने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स को पालन करना होता है। ठीक है, वहां पर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, ब्रिटेन में वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती है, क्योंकि आईसीएस का एग्जाम देना इतना आसान नहीं था उस समय। ठीक है, तो इनका जो है अब इंस्टेंटली इन्होंने प्लान किया है इनका एडमिशन कहाँ हो, तो उन्होंने एक वहां के कैम्ब्रिज के ही एक सामान्य कॉलेज से जो है इन्होंने मानसिक और नैतिक विज्ञान में जो है इनका एडमिशन हो जाता है, और इस शाखा से जो है बीए करने का वापस सोचा। ठीक है, तो 1919 में यहां से फ्री हुए, और 1919 में ही जो है इन्होंने बीए ज्वाइन कर लिया वहां पे। कहां पे? अपने मानसिक और नैतिक विज्ञान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए करना शुरू कर देंगे, और बीए करने के बाद तुरंत बाद देखो 1919 में बीए करना शुरू करेंगे, 1920 में ये एग्जाम देंगे। ठीक है, 1920 में जो है वहां पे इंग्लैंड में रहते हुए जो है एक एग्जाम देंगे आईसीएस का, और आईसीएस के एग्जाम में पूरे ब्रिटेन और भारत उस समय संयुक्त एग्जाम हुआ करता था, और वहां पर चौथा स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीएस परीक्षा देते हुए इन्होंने जो है पास की परीक्षा को और चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। अब देखिए, शुरू से राष्ट्रवादी विचार है, शरद बाबू का इन पर ज्यादा बहुत अच्छा प्रभाव है। तो अब जो है इनका दिमाग जो है खोलने लग जाता है, ट्रेनिंग शुरू होती है इनकी आईसीएस के, और ट्रेनिंग के दौरान जो है इनको लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते निकला था और किस रास्ते में आ गया हूं। ठीक है, तो इनका ट्रेनिंग में बिल्कुल मन नहीं लगा, और ये सोचा कि मेरी जो असली डेस्टिनी है वो राष्ट्रवादी चीजों में ही है, राष्ट्रवादी आंदोलनों में ही है, मैं यहां पर जो है ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने एक पत्र इनकी माँ को लिखा कि माँ, और एक पत्र इनके भाई को लिखा शरद चंद्र को, एक पत्र इनकी माँ को लिखा, और शरद चंद्र ने एक मूक सहमति दी कि ठीक है, अगर आप नहीं सिविल सर्विसेज करना चाहते हो कंटिन्यू, तो आप जो है छोड़कर आ जाइए। इनकी माँ ने भी जो है ऐसा कहा कि अगर मेरे बेटे का यही डिसीजन है तो मैं इस पर प्राउड फील करती हूँ, चाहे मेरे रिश्तेदार या परिवारजन कुछ भी कहें। ठीक है, तो इनकी माँ ने इनको सपोर्ट किया उस समय, प्रभावती बोस ने और शरद चंद्र ने, दोनों ने इनको सपोर्ट किया। उस समय जो है ये सीआर दास के संपर्क में भी आ चुके थे लगभग, तो 1921 की बात है, तो सीआर दास के संपर्क में भी आ चुके थे। तो एक पत्र उन्होंने सीआर दास को भी लिखा कि सर मैं ये छोड़ना चाहता हूं, और मैं जो है देश की सेवा के लिए कार्य करना चाहता हूं, है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होना चाहता हूं, और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहता हूं। तो सीआर दास ने भी कहा कि ठीक है, आप प्रतिभाशाली हैं, और ऐसे प्रतिभाशाली नवयुवकों की जो है अभी हमें जरूरत भी है। तो सुभाष बाबू को उन्होंने अपनी सहमति दी सीआर दास ने, और इसके बाद जो है सुभाष बाबू जो है ये जॉब छोड़ देते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की, और भारत अपने 1921 में ही अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे कैम्ब्रिज से, और ये जैसे ही बीए की डिग्री इनको मानद उपाधि मिल जाएगी 1921 में, तुरंत छोड़ के वहां से चले आएंगे। तो जैसे ही अपने मानसिक और नैतिक विज्ञान से इनकी बीए कंप्लीट होती है कैम्ब्रिज से, तुरंत छोड़ के वहां से कहा जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। तो ये इनका आरंभिक जीवन था। ठीक है, जब इनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट नहीं हुआ था,
ये इनका उस समय का जीवन था। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने आपको बताया इसका बिकॉज क्योंकि सुभाष बाबू के बारे में बोलने को इतनी सारी बातें हैं कि अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ये देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन चीजों पर अपन रहने का प्रयास करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे, तो इनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे अपने सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। और ये अभी अपने बंगाल से संबंध रखते थे, और बंगाल में असहयोग आंदोलन को लीडिंग भूमिका जो दी थी वो किन्होंने दी थी, अपने सीआर दास ने दी थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब इनका पॉलिटिकल जीवन शुरू होता है आईसीएस एग्जाम छोड़ने के बाद से, ठीक है। तो पॉलिटिकल जीवन किस तरीके से शुरू होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित है विवेकानंद जी से, इसीलिए इन्होंने जो है 15 साल की उम्र में अपने विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ डाला था, ठीक है। 15 साल के थे ना तब तक कि इन्होंने पूरे विवेकानंद पर जो है जितना भी साहित्य था वो सारा पढ़ डाला था, इसलिए प्रतिभा तो बनती ही थी। अब देखो इन्होंने क्या किया, शुरू में ये मिले रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर से काफी प्रभावित, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से जाके मिले, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनकी प्रतिभा के कायल रहे कि ये बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है और इसको जो है देश के लिए कार्य करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने जो है इनको कहा कि अगर आपको मिलना है किसी से और अच्छे अपने राष्ट्रवादी विचारों से के तहत आप जो है राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, या आप जो है राजनीति में जो है पूरा समर्पण देना चाह रहे हैं, तो आपको भारत के सबसे बड़े नेता से मिलना चाहिए। और उस समय भारत का सबसे बड़ा नेता के रूप में गांधी जी का नाम आने लग गया था, क्योंकि ये 1920-21 की बात है, और 21 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं ये। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह जो है गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी जो है, गांधी जी ने जब इनको पहली बार देखा तो इनको लगा कि यार वास्तव में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है, और इन्होंने बोला कि आप जो है बंगाल क्षेत्र में ही अपना कार्य को जो है विस्तार दें। तो शुरुआत जो है आप अपने कार्य की वो बंगाल क्षेत्र से शुरू करें, और आप जो है सीआर दास से मिले, ठीक है। तो गांधी जी के कहने पर पहली बार ये सीआर दास से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, सीआर दास से, और सीआर दास भी इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये भी सीआर दास से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और सीआर दास से प्रभावित होकर जो है ये इनके एक तरीके से पॉलिटिकल गुरु बन जाते हैं, राजनीतिक गुरु बन जाते हैं, और सीआर दास के कहने पे ही जो है ये असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं बंगाल क्षेत्र में। उस समय देखो 1921 में मिल रहे हैं, 1921 में अपने असहयोग आंदोलन चल रहा है अभी कंटिन्यू, है ना, और उस समय असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे गांधी जी, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला गांधी जी से मिलो, गांधी जी ने बोला किससे मिलो, सीआर दास से मिलो। तो सीआर दास से मिले, सीआर दास से मिलके असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया, और असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर दिया और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहां से इनकी पॉलिटिकल एंट्री होती है, कहां से, असहयोग आंदोलन से। अब 1921 में जो है क्योंकि रेवोल्यूशनरी है, एकदम यंग खून है, एकदम जवान खून है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है अपने पूर्ण स्वराज वाली जो मांग है कि अपने को तो छोटी मोटी चीज में काम चलना ही नहीं है, अपने को सीधा पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। तो 1921 में आते ही पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू, कि पूरा भारत को आजाद कर दो आप, तो है ना। तो उन पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में शुरू हो गई, और जब पूर्ण स्वराज की मांग करोगे तो ये एक तरीके से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन है, और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन है तो आपको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो 1921 में आते ही सबसे पहले गिरफ्तार हो गए पूर्ण स्वराज की मांग के आधार पर, तो ये इनकी पहली गिरफ्तारी थी। ये ऐसे सुभाष बाबू ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, सुभाष बाबू 11 बार गिरफ्तार हुए हैं, तो टोटल 11 बार गिरफ्तार होंगे, ठीक है। 11 बार जेल जाना पड़ा था आजादी के पूरे कार्य में, ठीक है। तो पहली बार गिरफ्तार कहां हो रहे हैं, अपने 1921 में हो रहे हैं, कोलकाता से पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कब हो रहे हैं, 1921 में। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली गिरफ्तारी सुभाष बाबू की कब थी, वो 1921 में थी, ठीक है। तो अब ये गिरफ्तार हो गए। अब 1922 में चोरा चोरी वाला कांड हो गया, चोरा चोरी कांड होते ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेंगे। अब असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे तो उस समय जो है सीआर दास भी नाराज, सीआर दास इनके गुरु थे, वही नाराज हो गए। यू हैव कमिटेड एन हिमालयन ब्लंडर, ऐसा गांधी जी को लिखते हैं अपने पत्रों में सीआर दास, है ना। तो उससे जो है सुभाष बाबू पर भी बहुत गहरा असर पड़ा, और सुभाष बाबू ने भी बोला कि ये जो चीज है असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस लिया वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ठीक नहीं है, इस वजह से जो है उस समय सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी का गठन किया, और उस नई पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आप, स्वराज पार्टी का गठन होता है 1922 में। तो जब स्वराज पार्टी का गठन होता है 1922 में, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, उस समय बहुत सारे नेता और भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जो मुख्य जो संगठन करता थे वो थे अपने मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, स्वराज पार्टी के, ठीक है। अब 1922 में एक पार्टी बना ली कि हम जो है अब गांधी जी के अहिंसक पथ से जो है नाराज हैं, हमें चाहिए चुनाव में शामिल हो हम, और उस चुनाव में शामिल होकर जो है विधानसभा में अपने बहिष्कार आंदोलन को पहुंचाए, ठीक है। तो उस समय विधानसभाओं के चुनाव या अपने जो लोकल जो चुनाव हुआ करते थे उस समय, है ना, पंचायती राज तो नहीं कह सकते, लेकिन नगर पालिकाओं में बहुत जगह चुनाव हुआ करते थे उस समय।
तो उन सब चुनाव में जो है स्वराज पार्टी के नाम से अपन क्या करेंगे, अब चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो उसी समय 1923 में एक चुनाव होता है। तो 1923 वाला चुनाव होता है वो अपने कलकत्ता के महापौर का, कलकत्ता नगर पालिका का चुनाव होता है। और कलकत्ता में महापौर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है। और उसमें भाग लेते हैं अपने CR दास, चित्तरंजन दास इसका पूरा नाम था, है ना। देश बंधु भी इनको कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना, देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी देश बंधु नाम से भी दे सकते हैं आपके। अब देशबंधु चित्तरंजन दास जो है वो शामिल हो जाते हैं अपने इलेक्शन में। तो वहां के इलेक्शन में अपने शामिल हो गए, और इलेक्शन में शामिल होते ही जो है बहुमत से जीत गए और कलकत्ता के महापौर बन गए, मेयर बन गए उस समय। तो 1923 वाले जो इलेक्शन है कलकत्ता वाले, उसमें जो है महापौर कौन बनेंगे, अपने CR दास। अब CR दास के सबसे नजदीकी व्यक्ति, सबसे ज्यादा प्रभावित है CR दास किसी से, तो वो किससे, वो है अपने सुभाष बाबू से। तो CR दास ने बोला कि भाई मैं तो मेयर बन गया, अब मेरे को चाहिए एक ऐसा बंदा जो एकदम पूरा कार्यकारी जो भार है वो संभाल ले, क्योंकि मेयर की जो ड्यूटी है वो पॉलिटिकल ड्यूटी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ड्यूटी भी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ड्यूटी के लिए उस समय एक पोस्ट बनाई गई थी, उस समय कलकत्ता में जो महापौर है उसके साथ जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता था, CEO जिसको बोलते हैं अपन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करता था उस समय। और वो मुख्य कार्यकारी का पद जो है ना सबसे महत्वपूर्ण होता था मेयर के बाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसको बैठा दिया, सुभाष चंद्र बोस को बैठा दिया। ठीक है, तो ध्यान रख लेना 1923 का जो कलकत्ता मेयर का जो इलेक्शन था उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको बैठा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को बैठा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम किए उस समय में, तो इस वजह से जो है इनको भी ध्यान रख लेना कि सुभाष बाबू ने क्या किया, सबसे पहले तो जाते ही कि जो भी कलकत्ता के सारे आम रास्ते थे उनके नाम अंग्रेजों के नाम पर रखे गए थे बहुत सारे, उनके नाम बदलकर सारे हिंदुस्तानी नामों में भर दिए। ठीक है, तो भारतीय नाम से जो है सारे रास्तों के नाम भारतीय नाम कर दिए। ठीक है, फिर दूसरा काम इन्होंने किया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को, उस समय जो जब तक क्योंकि बंग आंदोलन हो चुका था तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हो चुके थे उस समय, तो बंग आंदोलन 1857 क्रांति, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति थे ना बंगाल क्षेत्र में, तो उनसे संबंधित व्यक्तियों को जो है नगर पालिका में जॉब देना अपने इन्होंने शुरू कर दिया। तो नगर पालिका में नौकरी जो मिलती थी वो किनको मिलने शुरू हो गई, स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजनों को। इससे ब्रिटिश सरकार को जो है धक्का लगा कि ये तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है और इससे तो जो है ब्रिटेन का नाम खराब हो रहा है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, 1924 में इन पर दबाव बनाया और दबाव के चलते जो है इनको CEO के पद से जो है इस्तीफा जो है देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। तो 1923 से 24 एक साल ये CEO रहेंगे किसके, अपने कलकत्ता नगर पालिका के। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और इन्होंने जो है रेवोल्यूशनरी कार्य किए और इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया 1924 में। अब देखिए इस्तीफा दे दिया, वहां से प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अच्छा लिखते हैं, तो इन्होंने एक जो है अखबार निकालना शुरू कर दिया उस समय, बांग्लार अखबार। ठीक है, उसका नाम था बांग्लार अखबार, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बांग्लार कथा अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, और वो किया गया था अपने सुभाष बाबू के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रख लेना आप, बांग्लार कथा नाम से जो है आपसे एक बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा उस समय CR दास भी एक अखबार निकाला करते थे और उस CR दास के अखबार का नाम था फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब ये बाद में जब फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे ना अपन देखेंगे, तो वो CR दास के अखबार की वजह से जो है ये ज्यादा उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस इस फॉरवर्ड ब्लॉग में है, क्योंकि CR दास से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इनके राजनीतिक गुरु है। ठीक है, तो फॉरवर्ड नाम का एक न्यूज़पेपर निकालते हैं CR दास। तो उन्होंने कहा कि तू जो है इसको संभाल ले शुरू में। ठीक है, तो इसको संभाल ले और तेरा बांग्लार कथा जो चल रही है वो चलने दे कंटिन्यू। तो दो अखबारों का संपादन कर रहे हैं उस समय कंटिन्यू, एक तो बांग्लार कथा का संपादन कर रहे हैं और फॉरवर्ड का संपादन कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड CR दास वाला था और ये बांग्लार कथा खुद का ही है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रख लेना, दोनों अखबारों का नाम। अब जो है CR दास को लगा, उस समय CR दास जो है बड़े फेमस व्यक्ति थे और उन्होंने जो है उस समय एक नेशनल कॉलेज, अपन बंग भंग के आंदोलन के दौरान पढ़ेंगे कि वहां पर जो है बंगाल में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ताकि जो शिक्षा है उसकी राष्ट्रवादिता को जो है प्रूव की जा सके और जो भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय युवक है, उनको राष्ट्रवादी शिक्षा दी जा सके। इस वजह से उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना करी थी, क्योंकि अपन देखेंगे बहिष्कार आंदोलन जो है कॉलेजों तक जाएगा बंग भंग आंदोलन के दौरान। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रख लेना कि जो नेशनल कॉलेज है अपने वहां पे कलकत्ता में, उसका जो है प्रिंसिपल बना दिया गया है इनको, किनको, सुभाष बाबू को। ठीक है, तो 3 जिम्मेदारियां कर रहे हैं, अपने बांग्लार कथा का संपादन भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड का संपादन कर रहे हैं, प्लस नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो ये तीनों कार्य इस समय 24 से जो है ये करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जब ये कार्य कर रहे थे उस समय जो है 1925 में जो है कुछ संपादन का कार्य कर रहे हैं,
और अखबार में अगर कुछ उल्टा सीधा लिख दिया गया तो उसका पूरा श्रेय किसको चला जाता है, संपादन महोदय को चला जाता है, संपादक महोदय को चला जाता है। तो कुछ ऐसा लिख दिया गया तो 1925 में इनको वापस जेल हो जाएगी। ठीक है, तो वापस जेल हो जाएगी और मांडले जेल में इनको निष्कासित कर दिया जाएगा, मांडले जेल पहुंचा दिया जाएगा। और अपने क्योंकि क्रांतिकारी विचार दे रहे हैं कहां पर, अपने अखबारों के माध्यम से, ठीक है, सामान्य जनता में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है जब मांडले जेल में थे तो इनको हो जाती है बहुत बुरी बीमारी, टीबी की बीमारी, ठीक है, तपेदिक की बीमारी हो जाती है। और तपेदिक की इतनी भयंकर बीमारी होती है कि अंग्रेजों को जो है इनको छोड़ना पड़ा उस समय, कि इनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। तो अंग्रेजों ने इस दशा में छोड़ा कि आप जाओ, और अदरवाइज जेल में जो है भारतीय घेर लेंगे इनको, क्योंकि सुभाष बाबू के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी उस समय भी। ठीक है, तो इन्होंने जो है उस समय बीमार होने के जब बीमार हो गई काफी, तो उनको जो है छोड़ दिया गया और वो जो है अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए शिमला के साइड चले जाते हैं और उधर जो है काफी दिनों तक जो है अपने पर्वतीय क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। कौन, सुभाष बाबू। तो उस समय जो है इनको बाद में इस समय छोड़ दिया जाता है। अब 1927 का दौर चलने लगा। 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत में। ठीक है, तो साइमन कमीशन आता है तो इनका विरोध करेंगे, कलकत्ता में जुलूस निकाला जाएगा, तो उस जुलूस का नेतृत्व करेंगे सुभाष बाबू। साइमन कमीशन का ध्यान रख लेना 1927 में आएगा। 1925 में जब ये मांडले जेल में थे तो इनके गुरुजी का देहांत हो जाता है, सीआर दास का। तो सीआर दास का देहांत कब हो जाता है, 1925 में, जब ये मांडले जेल में निर्वासित थे उस समय। ठीक है, फिर 1927 में अब बंगाल से बड़े नेता कौन उभर के आ गए, क्योंकि सीआर दास चले गए तो सीआर दास के एक तरीके से डिसेंडेंट के रूप में किसको देखा गया, अपने सुभाष बाबू को देखा गया। तो सुभाष बाबू जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं कलकत्ता से। अब क्योंकि साइमन कमीशन जब आया था तो उन्होंने बोला कि चलो अगर आपको हमारा विरोध ही करना है तो आप जो है एक ऐसा करो कि भारतीय जो है संविधान नहीं बना सकते। साइमन कमीशन ने ऐसा बोला कि भाई हम तो इसलिए आए हैं कि आपको एक संविधान दे दें, तो अगर आप लोग संविधान बना सकते हो तो आप लोग संविधान बना लो अपनी तरफ से। तो ये एक चुनाव, ये एक मतलब चैलेंज दिया गया था भारतीयों को, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू कमेटी, जिसको नेहरू समिति बोलते हैं, और नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसको बोलते हैं अपन नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे, 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे, और उसमें जो है सुभाष बाबू भी शामिल थे। तो ध्यान रख लेना, सुभाष बाबू को नेहरू समिति का सदस्य बनाया गया था। नेहरू समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है बनाई गई थी, और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह बनाई गई थी। और 8 सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, ये 2 प्रमुख सदस्य थे उस समय। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और सुभाष चंद्र बोस की जो है बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, और उसमें जो है सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी सुभाष चंद्र बोस की कि हमें पूर्ण स्वराज्य दो। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, और उसमें जो है उसकी वजह से जो है 2 गुट बढ़ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद। और नेहरू रिपोर्ट को जो है कलकत्ता अधिवेशन में रखा जाता है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हुआ करते थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू और बोस तो चाहते थे, क्योंकि दोनों यंग खून है, दोनों यंग खून चाहते हैं कि हमें मिले पूर्ण स्वराज। ठीक है, उधर जो है बूढ़े ठाड़े जितने भी लोग हैं वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटेन सरकार ऊपर सेंटर में रहे, बाकी अंदर के इंटरनल सारे काम कौन संभाले, अपने भारतीय लोग। ठीक है, तो ये एक डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नेहरू रिपोर्ट ने अपने रिकमेंडेशन दिए, बहुत सारे पॉइंट्स दिए। उसको बाद में हालांकि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, है ना, तो वो एक तरीके से नल एंड वोइड हो गई, और दोनों अपने बहुत सारे जो नेता है वही आपस में लड़ पड़े। तो उनको, लेकिन आप ये ध्यान रख लेना कि नेहरू रिपोर्ट के एक सम्मान्य सदस्य के रूप में सुभाष चंद्र बोस का भी नाम था। तो 8 सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस का नाम था, इसलिए इनका भी नाम याद रख लेना उस समय। ठीक है, फिर अपन जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसमें पढ़ेंगे इनको अच्छे से काफी। ठीक है, फिर 1930 में जो है लाहौर अधिवेशन आता है। ठीक है, 1930 में क्या आता है, लाहौर अधिवेशन। और बाद में जब देखो 1928 में आ रहा है कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें नेहरू रिपोर्ट रखी जा रही है कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1930 2 साल बाद जब, क्योंकि फिर डोमिनियन स्टेटस को इन्होंने जो है अप्रूव कर दिया था उस समय, इन दोनों की बात नहीं मानी थी, न बोस की बात मानी न नेहरू की बात मानी। तो लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लाहौर अधिवेशन 1930 में नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, और इन्होंने बोला कि मेरा तो सबसे पहला काम यही है कि मैं पूर्ण स्वराज की मांग करता हूं। बोस ने इसका सबसे पहले समर्थन किया। तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों ने मिलकर लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा, और लाहौर अधिवेशन जो है उसमें ये मांग सफल रही, और ये मांग सफल रहेगी। तो उस समय जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया अपन ने। उस समय रावी के तट पे
जो है इन दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है सारे भारतीय नेता शपथ लेंगे, तिरंगा झंडा फहराया जाता है और उस समय जो है लाहौर अधिवेशन की ये सफलता थी अपने, और लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को कंप्लीट कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है, कांग्रेस की तरफ से स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रख लेना। तो उसमें जो है सबसे बड़ा समर्थन किसने दिया है? अपने सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। फिर अपन देखते हैं 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, क्योंकि एक साल पूरा एक साल पूरा हो जाए 1930 में इन्होंने मांग रखी है और 1930 में जो है अपने शपथ ले लिए 26 जनवरी को। अब हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा भारत में, ऐसा कांग्रेस ने प्रस्ताव रख दिया। अब 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तिरंगा फहराकर। तो यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, तिरंगा फहराया जाता है और तिरंगा फहराओगे है ना, तो क्या हो जाएगी आपको? जेल। तो सुभाष चंद्र बोस को फिर से जेल हो जाएगी। ठीक है, जेल हो जाएगी। और 1931 वाला दौर है, उस समय गांधी इरविन पैक्ट चल रहा है और गांधी जी और इरविन दोनों, इरविन उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गांधी इरविन दोनों जो है पैक्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं पैक्ट। तो उसमें जो है गांधी जी प्रार्थना करेंगे, इरविन से बोलेंगे कि आप जो है बॉस बहुत अच्छा आदमी है, तो आप बॉस को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय भी, और बॉस जो है जेल में जाते ही जो है बॉस का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने लग जाता था, बिकॉज कई लोगों को एलर्जी होती है उस चीजों से, तो बहुत सारी चीजों से एलर्जी थी बॉस को, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था बिल्कुल पैक माहौल में रहकर। तो इस समय देखोगे तो गांधी जी प्रार्थना करते हैं इरविन से, और इरविन ने बोला कि ठीक है बॉस से मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि भगत सिंह के लिए भी गांधी जी ने सुझाव रखा, लेकिन उसको जो है इरविन ने कंसीडर नहीं किया, है ना। तो आप ये ध्यान रख लेना कि बोस को जो है गांधी जी की प्रार्थना पर जो है उस समय 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि बोस इसके बाद में नाराज हो गए गांधी जी से। उसका रीजन था कि उन्होंने कहा कि आप जो है भगत सिंह को छुड़वाते, भले मेरे को मत छुड़वाते, लेकिन भगत सिंह को आपको छुड़वाना चाहिए था उस समय। ठीक है, तो गांधी जी जो बॉस जो है नाराज हो जाते हैं गांधी जी से इस मैटर पे। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि उस समय जो है कलकत्ता फहराने के जुर्म में जो है सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1931 में एक बार फिर से, और उसको छुड़वाया जाता है गांधी जी की प्रार्थना पर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 1930 में आम चुनाव होते हैं, है ना। 1930 में आम चुनाव होते हैं, उस ये लाहौर अधिवेशन के समय की बात है, लाहौर अधिवेशन के जस्ट बाद की बात है। ये थोड़ा सा पीछे हो गया था क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जो है मैं इस घटना को कनेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने यहां पर रख दिया। 1930 के समय में ही क्या है, चुनाव होते हैं कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता में चुनाव होंगे 1930 में, और वहां पर किसके चुनाव हो रहे हैं? महापौर के, मेयर के, जो ये चुनाव जीते थे ना पहले CR दास, वही चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। अब इस चुनाव में जो है सुभाष बाबू जो है खड़े होते। अब 1930 में भी सुभाष बाबू जेल में, उस समय भी जेल में, तो सुभाष बाबू 11 बार जेल में गए हैं उस समय। ठीक है, सुभाष बाबू 1930 में भी जेल में। अब कलकत्ता के महापौर के रूप में इन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया और इसमें जीत भी गए। तो कलकत्ता में महापौर के चुनाव में जो है ये चुन लिए गए, जीत गए। ठीक है, किसको मिली? सुभाष चंद्र बोस को जीत मिली। अब क्योंकि महापौर बन गया है ना, तो पॉलिटिकल नेता बन गया, तो इनको रिहा कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, रिहा कर दिया जाएगा। अब महापौर का पद संभालते, जब इन्होंने CEO का काम करते हुए ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया था, तो अब खुद महापौर हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी है, तो ये वापस अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, और जितने भी जो कार्य करा रहे थे वो सारे राष्ट्रवादी कार्य करवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो जब राष्ट्रवादी कार्य करवाएंगे तो इसके तहत फिर इनको जेल हो जाएगी, और जेल जाएगी इस बार अल्मोड़ा वाली जेल में। ठीक है, तो अल्मोड़ा वाले जेल में जाएंगे वापस। ठीक है, वापस अल्मोड़ा जेल में जाएंगे तो वापस बीमार हो जाएंगे। बीमार होते हैं जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए, फिर इनको इस आश्वासन पे छोड़ा जाता है कि आप भारत में नहीं रहोगे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको यूरोप जाना पड़ेगा, यूरोप में इलाज करवाना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। तो इस वजह से स्वास्थ्य लाभ के लिए इनको कहां भेज दिया जाता है? यूरोप क्षेत्र में भेज दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। फिर नेताजी यूरोप चले जाते हैं। यूरोप प्रवासन रहता है इनका 1933 से लेके 1936 तक। ठीक है, तो 1933 से लेके 1936 तक कहां रहेंगे? यूरोप में रहेंगे, और उस दौरान ये बहुत सारे नेताओं से मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रमुख नेताओं से मिलेंगे। कौन कौन से नेता हैं इससे संबंधित ध्यान रख लेना, और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुसोलिनी, इटली का जो उस समय जो है डिक्टेटर हुआ करते थे, मुसोलिनी, इटली के फांसीवादी नेता हुआ करते थे उस समय मुसोलिनी, तो उनसे मिलेंगे। आयरलैंड के एक बड़े नेता हुआ करते थे डी वलेरा, है ना, डी वेलेरा भी बोला जाता है, वेलेरी भी बोला जाता है बहुत जगह। ठीक है, तो डी वलेरा से मिलेंगे, आयरलैंड के बड़े नेता से। और आयरलैंड का जो बड़ा नेता डी वलेरा हुआ करता था, वो इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इनके अच्छे मित्र बन गए थे उस समय। ठीक है, डी वलेरा अच्छे मित्र बन गए सुभाष बाबू के। ठीक है, मुसोलिनी से भी मिले हैं, डी वलेरा से भी मिले हैं। फिर विठल भाई पटेल, ठीक है, अपने यहां पर वल्लभ भाई पटेल थे,
है ना। वल्लभ भाई पटेल के एक बहुत प्यारे भाई हुआ करते थे उस समय, विट्ठल भाई पटेल। ये आपने इंग्लैंड में रह रहे, है ना, तो विट्ठल भाई पटेल जो है वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अपनी सारी जायदाद जो है इनके नाम कर देते हैं। किनके नाम कर देते हैं? सुभाष चंद्र बोस के नाम कर देते हैं कि आप राष्ट्रवादी गतिविधियों में लगाओ ये पैसा, कुछ भी लगाओ। और उसी समय विट्ठल भाई की मृत्यु हो जाती है और अपनी पूरी वसीयत जो होती है, क्योंकि इनके पुत्र वगैरह नहीं थे विट्ठल भाई पटेल के, तो वो राष्ट्र के नाम पर ही करके चले गए थे। तो उसके बाद जो है विट्ठल भाई पटेल ने सारी जायदाद किनके नाम कर दी? अपने सुभाष बाबू के नाम कर दी। सरदार पटेल को ये बात अच्छी नहीं लगी, और सरदार पटेल को जब ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो उन्होंने इन पर केस कर दिया सुभाष बाबू पे। और सुभाष चंद्र बोस ने केस किया कि जो है ये जो जायदाद है उसका असली उत्तराधिकारी तो वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई है वो। तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल केस भी जीत जाते हैं, और केस जीतते हैं जो है उन्होंने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है गांधीवादी हरिजन आंदोलनों में लगा दी। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रॉपर्टी विट्ठल भाई पटेल की थी उसको सारी को कहां लगा दिया? गांधी जी के जो हरिजन सुधार आंदोलन चलते थे ना उस समय, उनमें लगा दिया था। तो ये एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है विट्ठल भाई पटेल ने जो है अपनी सारी जायदाद किनको सौंप दी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। इसके अलावा उस समय नेहरू भी यूरोप में थे, और नेहरू जो है ऑस्ट्रिया में थे उस समय। जर्मनी और ऑस्ट्रिया लगभग उस समय एक होने की कगार पे थे, क्योंकि ये 36 का दौर था, 37 में दोनों का एकीकरण हो जाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, है ना। तो उस समय नेहरू की पत्नी हुआ करती थी कमला देवी। तो कमला देवी जो है वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट थी, और एडमिट थी तो वहां पर जो है ऑस्ट्रिया में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के दौरान जो है अपने सुभाष बाबू जाते हैं किनसे मिलने? नेहरू जी से मिलने जाते हैं उस समय। तो ये भी एक ध्यान रख लेना कि नेहरू भी जब यूरोप के दौरे पे थे उस समय जो है सुभाष बाबू से मिलते हैं, और उस समय भारत की राजनीति पर भी इनकी बाद में चर्चा होती है काफी गहरी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर अपन देखते हैं पिता की इनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब इनके पिताजी की तबीयत खराब की सूचना इनको मिलती है तो ये भारत आ जाते हैं। भारत आते हैं, वापस इनको जेल में डाल दिया जाता है, और जब वापस जेल में डाल दिए जाएंगे तो वापस इनको निर्वासित करके वापस यूरोप पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से जो है इनको टिकने नहीं दिया जा रहा है भारत में। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार ने तय कर रखा था कि ये भारत में टिकेगा तो ऐसे आंदोलन करेगा, या फिर ये नाम राष्ट्रों के नाम चेंज कर लेगा, स्वतंत्रता सेनानियों को जो है नौकरी देना शुरू कर देगा। तो इससे अच्छा है कि इस आदमी को बाहर ही रहने दो। इस वजह से ये जो है इनको चक्कर कटवा रहे हैं। फिर वहां पर जो है ऑस्ट्रिया में इनकी एक सेक्रेटरी बनती है एमिली सेंकल। इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिली सेंकल ऑस्ट्रिया में इनकी एक सेक्रेटरी बनती है, सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी थी उस समय। और इनके जो पिताजी थे एमिली के, वो बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे उस समय वहां पे ऑस्ट्रिया में। और एमिली सेंकल जो है इनसे दोनों का जो है नजदीकियां बढ़ती है, प्रेम होता है, प्रेम विवाह हो जाता है वहां पर। तो भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से ऑस्ट्रिया में इन्होंने शादी कर ली थी। एमिली सेंकल वैसे जर्मन थी, लेकिन ऑस्ट्रिया में जो है मिले थे दोनों ऑस्ट्रियन, एक तरीके से इनकी जो नागरिकता थी वो ऑस्ट्रियन ही थी। तो इनका विवाह हो जाता है, प्रेम विवाह। और इनकी जो पुत्री है उनका नाम भी याद रख लेना, अनीता बोस फाफ इनकी पुत्री का नाम है, तो ये भी आप याद रख लेना। तो ये था अपने सुभाष चंद्र बोस की जो यूरोप प्रवासन का दौर था वो। अब अपन देखते हैं 1937 का दौर, यहां तक 36 तक ये यूरोप में रहेंगे। 36 के बाद जो है 37 में भारत वापस आ जाएंगे, और 38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन होता है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 में, तो वहां पर जो है ये शिरकत करेंगे, शामिल हो जाएंगे। तो गांधी जी को बोलेंगे कि यार अभी जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है ना किसी व्यक्ति का, और जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्त है, बार बार जेल जाके आ रहा है, तो वो नाम है सुभाष चंद्र बोस का। तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि इस बार की जो प्रेसिडेंसी है ना, इस बार का जो अध्यक्ष बनना जो है ना, वो सुभाष बाबू को ही बनना चाहिए। ठीक है, तो सुभाष बाबू का नाम आगे रखते हैं गांधी जी। और गांधी जी ने जब सुभाष बाबू का नाम रखा तो एक तरफा इनको समर्थन मिलता है, और हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है उस समय 1938 में गांधी जी के सुझाव पर। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय सुभाष बाबू ने बहुत सारे काम कराए, जैसे योजना आयोग बनाया। ठीक है, तो योजना आयोग बनाया, उसका अध्यक्ष बना दिया जवाहरलाल नेहरू को कि आप बनाओ भारत की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन बना दिया था उस समय 1938 में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा थॉटफुल आदमी है, बहुत ज्यादा विचारशील आदमी है, और अपने विचारों को पूरा क्रियान्वित करने के लिए पूरा लालायित रहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित रहते हैं। योजना आयोग बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे जवाहरलाल नेहरू को। इसी तरीके से वैज्ञानिक परिषद बना देंगे कि भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या होनी चाहिए, भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से आगे कार्य करना चाहिए, उसके लिए एक वैज्ञानिक परिषद बना दी जाएगी सर विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अपना इंडियन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है ना, वो सर विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो सर विश्वेश्वरैया को उस समय वैज्ञानिक परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है।
बेंगलुरु के थे बेसिकली, तो विश्वेश्वरैया। फिर अपन देखते हैं उस समय जो है जापानी आक्रमण होता है ना, जापानी आक्रमण होता है, और जो उस समय चीन था उस पर आक्रमण होता है जापान का, और जब जापान का चीन पर आक्रमण होगा तो चीनियों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। तो एक मेडिकल टीम बनाई जाती है इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और उस मेडिकल टीम के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। ठीक है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का नाम याद रख लेना, या डॉक्टर कोटनिस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, डॉक्टर द्वारकानाथ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में जो है एक टीम बनाई जाती है, और ये जो टीम है वो जाएगी कहां पर, अपने चाइना में, चाइना में जाके मदद करेगी, किनको, चीनियों की मदद करेगी। ठीक है, क्यों, जापानी जो है इनको मार रहे थे उस समय, तो उनकी मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए जो है ये टीम बनाई जाती है। और उस समय एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर अटल। ठीक है, तो डॉक्टर अटल जो है वो जो है इसी युद्ध में जो है मारे जाते हैं। तो डॉक्टर अटल का नाम भी आप देख लेना, याद कर लेना, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से जो है टीम भेजी जाती है डॉक्टरों की, और वो चीनियों की वहां पर जो है रख रखाव देखभाल करती है। फिर अपन देखते हैं त्रिपुरी में अगले साल फिर कांग्रेस, क्योंकि 1938 में बहुत अच्छा काम किया है हरिपुरा कांग्रेस ने, किन्होंने, सुभाष बाबू ने। तो 1939 में भी जो है जनता का समर्थन एक तरफा था कि सुभाष बाबू को शामिल करो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब दस्तक दे रहा है तो ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए वापस, त्रिपुरी कांग्रेस का नेता। तो स्ट्रॉन्ग लीडर उस समय जो है सुभाष बाबू ने भी खुद अनाउंस किया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग लीडर हो वो आगे आ जाए। सुभाष बाबू ने ऐसा कहा, और उस समय स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है, या तो सुभाष बाबू है, या नेहरू है, या उस समय जो भी थे। तो उस समय जो है कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आया, तो सुभाष बाबू ने बोला कि मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ वापस चुनाव में। ठीक है, सुभाष बाबू ने अपना नाम शुरू कर दिया लेना, और उस समय सुभाष बाबू इस समय गांधी जी जो है इसके खिलाफ थे, कि गांधी जी बोले कि एक बार अध्यक्ष रह लिया, अब दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया का नाम दिया। किसका नाम दिया, पट्टाभी सीतारमैया। तो सुभाष वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया हो जाता है उसमें। तो पट्टाभी सीतारमैया का नाम देते हैं कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है सुभाष और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में द्वंद्व शुरू होता है, और वोटिंग होती है। उस वोटिंग में 203 वोटों से कौन जीत जाते हैं, सुभाष बाबू जीत जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन में सुभाष जीतेंगे 203 वोटों से। फिर जीत गए, लेकिन कांग्रेस का जो सारा कार्यकारिणी समिति थी, उस समय कार्यकारिणी ही चलाती थी सारे काम को। ठीक है, तो वो कार्यकारिणी जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी उसमें जो है 14 सदस्य हुआ करते थे उस समय, है ना, अध्यक्ष के अलावा 15 अध्यक्ष और 14 ये, सॉरी 14 में से 12 सदस्य इस्तीफा दे देंगे गांधी जी के कहने पे। ठीक है, तो गांधी जी की जब बात नहीं रही, सीतारमैया हार गए, तो गांधी जी के कहने पर जो है 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अब कैसे चलाओगे, कार्यकारिणी रही नहीं, तो कांग्रेस का शासन कैसे चलेगा, कांग्रेस की पॉलिसीज कैसे लागू होगी। तो इस वजह से जो है ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और फ्रस्ट्रेटेड होके केवल इन 14 में से 2 सदस्य थे, 12 सदस्य इस्तीफा दे देंगे। 2 सदस्य शरद चंद्र थे, एक तो स्वयं, और एक नेहरू जी थे। और नेहरू जी जो है वो तटस्थ रह जाएंगे, शरद चंद्र तटस्थ रह जाएंगे, बाकी सब जो है इस्तीफा दे देंगे। बाद में जब कांग्रेस कार्यकारिणी से बात नहीं बनी तो वो खुद अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देंगे। तो इस तरीके से त्रिपुरी जो सम्मेलन है उसमें त्याग पत्र दे देंगे कौन, अपने सुभाष बाबू। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। इसके बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, सुभाष बाबू वहां से भाग चले जाते हैं, चले गए और बंगाल में वापस आ जाते हैं। तो कलकत्ता में जो है एक संगठन बनाएंगे, और उस संगठन का नाम देंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए नाम देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरवर्ड नाम का अखबार निकालते थे कौन, सीआर दास, इनके गुरु। तो उसी नाम पर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, एक नया जो ब्लॉक आगे चलने को ही दिशा देखे। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 3 मई 1939 को इसकी स्थापना होती है कि हम जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है तीव्र रूप से जो है भाग लेना शुरू करते हैं, और हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन कर देंगे शुरू यहां से। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उस समय हो जाती है 1939 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, शुरू हुआ, तो अब कांग्रेस कार्यकारिणी वापस चालू हो गई। राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष चुन लिए गए बाद में, क्योंकि सीतारमैया तो हार ही गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद को एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है, और त्रिपुरी अपने वापस त्रिपुरी सम्मेलन में जो है राजेंद्र बाबू ने जो है इनको बुलाया कि आप आओ बॉस, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस की राय भारतीय हमारी जो कांग्रेस कार्यकारिणी है वो उसको बहुत महत्वपूर्ण मानती है, तो आप आओ, हमें सुझाव दो कि हमें विश्व युद्ध की स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सुभाष बाबू ने कहा कि आपको जो है शामिल होना चाहिए
ब्रिटेन के खिलाफ शामिल होना चाहिए, और युद्ध जो है ब्रिटेन में जो सैनिक जा रहे हैं ना, भारतीय सैनिकों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस में बुद्ध बोस की राय जो है रखी गई बॉस ने, और ये कांग्रेस कार्यकारिणी में भी जो है इनको बाद में बुलाया गया। हालांकि ये इस्तीफा देके चले गए थे और बाद में कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग दी थी इन्होंने, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे, फिर भी इनको बुलाया गया था बाद में। फिर अपन देखते हैं हॉलवेल का स्टेच्यू था वहां पर। हॉलवेल जो है आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा। हॉलवेल एक ब्लैक हाउस की घटना होती है, उस समय काल कोठरी की घटना बोलते हैं उसको अपन। तो काल कोठरी की जो घटना होती है ना प्लासी वाले युद्ध में, तो हॉलवेल उसमें से एक जिंदा व्यक्ति बचा हुआ था, है ना। तो उसने पूरा जिक्र किया था जब प्लासी के युद्ध में, तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये एक व्यक्ति था उस समय। तो हॉलवेल का जो स्टेच्यू है ना, वो उसको ब्रिटिश सत्ता का जो है सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है कोलकाता में। तो उस कोलकाता में हॉलवेल स्टेच्यू को गिरा देते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाले। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले सभी व्यक्ति जाते हैं वहां पे और इस स्टेच्यू को गिरा देते हैं, और इस स्टेच्यू को गिराने के बाद जो है ब्रिटेन सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस को भी कर लिया उस समय गिरफ्तार, ठीक है, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, सब गिरफ्तार हो जाते हैं। और जब गिरफ्तार हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय के गवर्नर को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा, यदि मुझे आजाद नहीं किया गया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, यदि मुझे आजाद नहीं किया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है अपने सुभाष बाबू का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रख लेना। और इसी वजह से जो है इनको घर में नजरबंद रखा गया, इनको कैद जेल में नहीं ले जाया गया, घर में रखा गया, क्योंकि इनकी जेल में जाती तबियत खराब हो जाती, तो इनको घर में नजरबंद रखा गया। और घर में नजरबंद रख के फिर कल ये क्या करेंगे, कल अपन इनका पूरा कार्यक्रम, आगे का कार्यक्रम करेंगे, किस तरीके से जेल से ये घर के नजरबंद से पलायन होकर यूरोप पहुंचते हैं, वो सारी घटनाक्रम अपन कल समझेंगे। और किस तरीके से आईएनए बनाई जाती है वो सारी चीजें अपन कल पर समझेंगे। पहले इनके बारे में दो चार चीजें और इंपॉर्टेंट है जो इनकी जाननी चाहिए आपको। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अखबार भी निकालते हैं 1939 में। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक ये संगठन बना है, उसके साथ साथ अखबार भी निकालते हैं 1939 में, जिसको 1940 में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इनकी जो आत्मकथा है, इनका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिमेज, ठीक है। तो पिलग्रिम थे भारतीय, एक तरीके से जो अपन ये तीर्थयात्री होता है ना, उसको पिलग्रिम बोलते हैं। तो ये भारतीय तीर्थयात्री घोषित कर देते हैं अपने आप को। तो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? इंडियन पिलग्रिम की। तो ये बात इनकी ऑटोबायोग्राफी से नजर आती है। और ये जन्म से लेके 1920 तक की इनकी आत्मकथा है, ठीक है। 1920 तक का पूरा अपना जन्म से लेके किस तरीके से सिविल सेवा पास करी, उस तक का पूरा स्ट्रगल जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिमेज में लिखा है। और ये कब लिखी गई है? 1937 यूरोप प्रवास के दौरान लिखी गई है, ठीक है। तो 1937 यूरोप प्रवास के दौरान लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन पिलग्रिमेज। तो 1920 तक का तो इसमें आ गया पूरा। अब 1920 के बाद का क्या? तो 1920 के बाद लिखी है इन्होंने खुद ने आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल नाम से। किस नाम से? इंडियन स्ट्रगल नाम से। और इंडियन स्ट्रगल में ये 1942 तक की सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं, है ना। तो दो आत्मकथाएं इनकी याद रख लेना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिमेज, और ये 1937 यूरोप प्रवास के दौरान लिखी गई। और इसको छापा भी इंग्लैंड में गया है उस समय, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप, इंग्लैंड में इसको छापा गया है। फिर दूसरा है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक का इनका पूरा जीवन आ जाता है। फिर इनकी दो किताबें और फेमस है, इन्हीं पर लिखी गई है कई किताबें। एक तो ह्यूग टॉय की किताब है द स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यूग टॉय द्वारा लिखी गई है। एक है आर सेन की सुभाष चंद्र बोस एट द क्रॉस रोड्स ऑफ चेंज। तो ये दोनों किताबें भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे अपने सुभाष बाबू। और सुभाष बाबू में इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा, सुभाष बाबू का आईएनए में क्या क्या योगदान था, वो सारी चीजें अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो फटाफट से इनका जीवन परिचय से शुरू करते हैं, वापस रिवीजन करना। 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में जन्म होता है। जानकीनाथ बोस प्रभावती बोस के पुत्र हुआ करते थे, बड़े भाई शरदचंद्र से प्रभावित थे। बीए दर्शन शास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में कंप्लीट किए। बीए मानसिक नैतिक विज्ञान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1921 से कंप्लीट किए। आईसीएस परीक्षा में 1920 में दिया और चौथे नंबर पे चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन 1921 में त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक गुरु जो है इनके सीआर दास हुआ करते थे। अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर से जाके मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको गांधी जी से मिलने का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद ये सीआर दास से मिलते हैं, वहां पर जो है असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं।
बंगाल में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं 1931 में, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहली गिरफ्तारी ये इनकी, ठीक है। इसके बाद स्वराज पार्टी बनती है 1922 में, सीआर दास के नेतृत्व में चुनाव होते हैं 1923 में, तो उस चुनाव को जीतते हैं कलकत्ता मेयर के सीआर दास, और इनको बना दिया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये जो है कलकत्ता के सभी रास्तों के नाम बदलकर भारतीय नाम में बदल देते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को नौकरियां देना शुरू कर देते हैं नगर पालिका में। इससे जो है इन पर दबाव बनाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, और 1924 में इनको वापस त्याग पत्र देना पड़ गया। फिर इसके बाद ये दो अखबारों का संपादन करेंगे। एक तो सीआर दास का अखबार है फॉरवर्ड उसका, और एक खुद का अखबार निकालेंगे बांग्लार कथा नाम से, दोनों का संपादन करेंगे। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं जो है इनको बनाया जाता है सीआर दास द्वारा। फिर उसके बाद 1925 में मांडले जेल में क्रांतिकारी विचारों के कारण जो है इनको वापस मांडले जेल में डाल दिया जाता है। वहां पे बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद जो है बाहर निकाल दिया जाता है। टोटल 11 बार जेल में रहते हैं। साइमन कमीशन 1927 में आता है, उसका विरोध करते हैं, जुलूस निकालते हैं कलकत्ता में। जब नेहरू समिति के बनाई जाती है, उसमें 8 सदस्य हुआ करते थे। एक सम्मान्य सदस्य के तौर पर सुभाष चंद्र बोस को भी शामिल किया जाता है। और जब कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट शामिल कर दी जाती है, तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं बोस और नेहरू दोनों मिलकर, ठीक है। और जब 1930 में लाहौर अधिवेशन में इनकी पावर आ जाती है, तो इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज को लागू कर देते हैं कांग्रेस में, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। इसके 30 के एक साल बाद 31 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी को, तो कलकत्ता में तिरंगा फहरा देते हैं। इसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा। गांधी इरविन पैक्ट के दौरान गांधी जी की सिफारिश पर जो है इनको छोड़ दिया जाता है जेल से। 1930 का जब चुनाव हुआ था, तो कलकत्ता के महापौर चुने गए, और उस समय वापस इनको जेल से रिहा किया गया। वापस राष्ट्रवादी गतिविधियों में सम्मिलित हुए, तो अल्मोड़ा जेल में चले गए। फिर अल्मोड़ा जेल में जो है बीमार हो गए तो स्वास्थ्य लाभ के लिए इनको यूरोप भेज दिया गया। फिर यूरोप प्रवास 1933 से 1936 चलेगा। इटली में के मुसोलिनी से मिलेंगे, आयरलैंड के डी वलेरा से मिलेंगे, विठल भाई पटेल से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए विठल भाई पटेल इनको सारी जायदाद इनके नाम कर देंगे। नेहरू जी की पत्नी कमला देवी का जो है वहां पे स्वर्गवास हो जाता है ऑस्ट्रिया में, तो नेहरू जी से मिलने जाते हैं, और नेहरू जी से मिलकर भारतीय राजनीति पर भी इन्होंने काफी चर्चाएं की है। पिता की जब तबियत खराब हो जाती है, तो भारत जब आते हैं, तो इनको वापस जेल में डाल दिया जाता है, और ये फिर इनको वापस जेल से निकाल कर वापस यूरोप भेज दिया जाता है। फिर अपन देखते हैं एमिली सेंकल जो है इनसे प्रेम विवाह करते हैं ऑस्ट्रिया में। एक पुत्री का जन्म होता है, अनिता बोस फाफ नाम है उनका। फिर कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो है उसके लिए लड़ते हैं हरिपुरा में। गांधी जी का सुझाव होता है कि बोस को ही जो है इस समय प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और इसी आधार पर जो है इनको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। बहुत सारे काम कराएंगे, योजना आयोग बनाएंगे जिसका अध्यक्ष नेहरू जी को बना देंगे, वैज्ञानिक परिषद बनाएंगे सर्विसवेश्वरैया के नेतृत्व में। जापानी आक्रमण के लिए एक डॉक्टरों की टीम बनाएंगे, कोटनिस के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में। वो चीन में जाएगी और वहां पे लोगों की मदद करेगी। डॉक्टर अटल इसमें शहीद हो जाते हैं। त्रिपुरी 1939 वाले अधिवेशन में जो है गांधी जी सीतारमैया को सपोर्ट करते हैं, और सुभाष बाबू कहते हैं कि अब विश्व युद्ध का दौर है, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, तो मैं जो है इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए परफेक्ट रहूंगा। जब चुनाव होता है, तो 203 वोटों से सुभाष बाबू जीत जाते हैं, और फिर कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्य जो है इस्तीफा दे देते हैं। और जब कार्यकारिणी नहीं रही कांग्रेस की, तो फिर काम कौन करेगा कौन, तो इस वजह से जो है ये भी त्याग पत्र देते हैं अध्यक्ष पद से। उस समय जो है कार्यकारिणी में शरद चंद्र और नेहरू ही तटस्थ रहते हैं, 2 व्यक्ति, बाकी सबने इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करते हैं 3 मई 1939 को, और स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस कार्यकारिणी के दौरान जो है इनको बुलाया जाता है, और युद्ध पर बोस की राय मांगी जाती है। फिर हॉलवेल स्टेच्यू जो है 1940 में ये गिरा देते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, तो सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गवर्नर को पत्र लिखा जाता है, यदि मुझे आजाद नहीं किया तो मैं जीवित रहने से मना कर दूंगा। इस वजह से इनको घर में नजरबंद रखा गया, और घर में नजरबंद के जो भी घटनाएं अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अखबार भी निकालते हैं 1939 में, हालांकि 1940 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। और फिर 1937 यूरोप प्रवास के दौरान इन्होंने लिखी थी, इंग्लैंड में छपी भी है। और जन्म से लेकर 1920 तक सिविल सेवा त्याग पत्र तक का पूरा जो इनका जीवन है वो उसमें शामिल होता है। इंडियन स्ट्रगल जो है 1920 से लेकर 1942 तक की इनकी पूरा जीवन है। ह्यूगो टोए की ये रचना भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, द स्प्रिंगिंग टाइगर। ये द स्प्रिंगिंग टाइगर कौन है? खुद सुभाष चंद्र बोस है। आर सेन की एक किताब है, सुभाष चंद्र बोस एट द क्रॉस रोड्स ऑफ चैन, ये भी एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछी जाती है। कल अपन पढ़ेंगे आईएनए का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल आर्मी का अपने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा सुभाष चंद्र बोस पर? आप अपना राय अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप को अगर कोई सुझाव देना है तो जरूर आप सुझाव के तौर पे भी हमें दे सकते हैं, हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे।
और आपका देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।